और कुछ बजट मिलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ये थिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं शेयर भी करना चाहती हूँ। और कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट किए हुए कितने कैंडिडेट से? अगर परसेंटेज वाइज देखूँ तो टू द डोमेस्टिक लेवल इट्स अबाउट जेंजीज है ना, ये लोग तो जेंजीज यू नो बिकॉज दे डोंट फॉलो द कंपनीज रूल एंड रेगुलेशंस, आई नो। बट आप रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को फोन करके क्यों नहीं बोलते कि भाई तेरा रिजेक्शन हो गया, कि एचआर बिजी होते हैं रंगोली बनाने में? वेलकम टू स्किलियो। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है निवेदिता नेगी, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल रह चुकी है। निवेदिता करीब 4 साल तक डोमेस्टिक और ओवरसीज हायरिंग में इन्वॉल्व रही है। इस पॉडकास्ट में मैंने उनसे बहुत कुछ डिटेल में जानने की कोशिश की है, तो एंड तक बिल्कुल बने रहिए। और एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, 100 में से 85% एक्सपीरियंस्ड ऑटोमेशन टेस्टर्स अपने टेक इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर अपनी डिजायर्ड सैलरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं जब मेरी रिलेवेंट कंपनीज के लिए इंटरव्यूज लेता था तो मेरा भी सिलेक्शन रेट कभी 12% से ऊपर नहीं गया है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने थॉटफुली एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें जावा सेलेनियम के साथ साथ उन सब चीज़ों पर बात करूंगा जिससे आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले लीजिए। तो अब चलिए वापस चलते अपने पॉडकास्ट पे। वेलकम निवेदिता। और हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग गुड टू। निवेदिता, ये बहुत गुड़ी गुड़ी पॉडकास्ट नहीं होने वाला है। मतलब यू विल बी हैविंग क्वेश्चंस जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका आंसर नहीं करना चाहिए, तो यू आर फ्री टू नॉट आंसर एनीथिंग। ठीक है, बट कोशिश करना कि आप जितना जेन्युइनली आंसर कर पाओ उतना हमारे लिए सही रहेगा। श्योर। ठीक है। और यहाँ पे कोई यस गुडी यस। गुडी क्वेश्चंस भी नहीं रहेंगे, थोड़े बहुत रहेंगे, बट थोड़ा असलियत जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वैसे भी मार्केट है ना, एचआर को बहुत गाली मारता है। तो दैट्स व्हाई। या तो आप लोग अपना पॉइंट भी रख सकते हो अभी सामने, कि क्या है थॉट और आई क्या ट्राई सब टू बी चीज़ें। ऑनेस्ट एज मच एज आई कैन। ओके। सो निवेदिता, यूजुअली क्या होता है कि मतलब कैंडिडेट्स को आप ढूंढ रहे हो हायरिंग के लिए, और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपके पास में, नौकरी है, लिंक्डइन है, या फिर और भी जॉब प्लेटफॉर्म्स है, उसके ऊपर आप कैंडिडेट्स के रिज्यूम ढूंढ रहे हो। तो ये प्रोसेस क्या होती है? मैं बस समझना चाह रहा हूँ कि आपके पास रिक्वायरमेंट कैसे आती है, वहां से आप आगे प्रोसेस कैसे करते हो? सो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स तो हमें जो हमारे सीनियर्स होते हैं, बिकॉज राइट नाउ आई एम कैरिंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द डोमेस्टिक एंड आईटी रिक्रूटमेंट। सो वहाँ पे ऐसा होता है कि मैनेजर्स के थ्रू हमें रिक्वायरमेंट्स मिलती है, बिकॉज द क्लाइंट इंटरेक्शंस वुड बी डन विद द क्लाइंट एंड द मैनेजर साइड। सो जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्रूटर्स को मिलती है। सो on the basis of that requirement we have the JD in front of us. So we jot down the keywords, like let's suppose if we are having an hiring for QA automation, so we have the job description of QA automations, like what kind of key skills the candidate must have in their resumes. So we jot down all the requirements, and on the basis of that we have a recruitment process. If you have heard about it, we have 5 stages. So in each process we have like screening process, we having the planning process, like how we can get a candidate from the different portals and all. So in that way we start our day, like callings and having a discussion with the manager. If you are not able to get any kind of candidate related with this particular skill, so we talk to our managers whatever the modifications is needed, then on the basis of that we do hiring. अच्छा अच्छा। मतलब मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आपको मैनेजर से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इसी स्किल के बंदे चाहिए, इसी एक्सपीरियंस के चाहिए, एंड यू आर जस्ट पुटिंग Yes. ऑल दोस कीवर्ड्स ऑन टू द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कौन सा Yes. प्लेटफॉर्म है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे? सबसे ज्यादा नौकरी ही यूज होता है। आई कैन हम्म। से 99% नौकरी ही यूज होता है। बट नाउ अडेज व्हाट द रिक्रूटर्स आर डूइंग, दे आर ऑल्सो पुटिंग फोकस ऑन द लिंक्डइन एज वेल, बिकॉज लिंक्डइन इट्स लाइक योर जन्म कुंडली। हम्म। सो लिंक्डइन ऐसा हो गया है आजकल कि आप जितना आपको स्किल्स पता है वो वहां पे आपने एडवर्टीज करके रखनी होती है। इट्स लाइक अ दुकान। लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स से, लाइक आपको अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी मांगो मत, अपना काम पहले लिंक्डइन पे दिखाओ, देन यू विल गेट अ जॉब automatically. So in that way recruiters always check the LinkedIn of a candidate as well. बट सच सच एक चीज़ बताओ मुझे, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, देर आर सो मेनी पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। क्या आप सही में सबके रिज्यूम्स के थ्रू जाते हो?
या एक्चुअली क्या होता है ना, वी हैव नौकरी पोर्टल, सो वहाँ पे एक सिस्टमेटिकली चीज ये होती है कि आप जो भी स्किल सेट्स आप ढूंढ रहे हो एक कैंडिडेट के अंदर, वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट कैंडिडेट आपके फर्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। लाइक फर्स्ट पेज पे अराउंड 30 प्रोफाइल्स होती है एक नौकरी पोर्टल पे। फिर नेक्स्ट सेकंड पेज पे 30, देन नेक्स्ट पे 30, ऐसे करते करते लाइक होती जाती। तो जैसे हमारा एसईओ में कैसा होता है गूगल रैंकिंग, वैसे ही नौकरी के एटीएस पे भी होता है। जो जितनी ज्यादा रेलेवेंट होगी स्किल्स, उतना ज्यादा वो फर्स्ट पेज पे और उसकी रैंकिंग उतनी हाई होती है। तो रिक्रूटर्स ऑलवेज व्हाट दे डू, फर्स्ट 10 कैंडिडेट्स को पहले एक शीट में वो सेव करते हैं, then we start doing the callings and then we try to get like what skills actually they have, whatever, like whether they have it or not. That's why. अच्छा, मतलब मान लो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस है 6 साल का, और मैंने मेरी नौकरी प्रोफाइल ठीक ठाक नहीं बनाई, और जो कीवर्ड्स मैंने डाले वो आपके कीवर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहे, फिर तो मैं 10वें 12वें पेज पे आ जाऊंगा। हाँ, but in that case we have another options, as I told you that LinkedIn is also there. But if LinkedIन पे भी कुछ ऐसा नहीं है, so we personally connect to those people. But हाँ, रैंकिंग आना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको नौकरी पे अपडेट रहना सबसे मस्ट जो है, वो नौकरी पे आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और अगर आप नहीं रहते हो तो यू विल लूज अ चांस, दैट्स माय आंसर। बिकॉज अगर आप नौकरी पे अपडेटेड नहीं हो, देन हाउ विल वी आर एबल टू लाइक रीच एट यू। हम भी आपको नहीं कॉल कर पाएंगे ना, वो चीज हो जाती है। नहीं, हम तो नौकरी पे है ना, बट 10वें पेज पे आ रहे हैं ना। हाँ, 10वें पेज पे आ रहे हो तो आप यू आर नॉट इन द क्यू एट एक्चुअली। मतलब दैट्स ऐसा हो व्हाट। सकता है कि जो अच्छा कैंडिडेट है वो बिल्कुल 10वें पेज पे आ जाए और आपकी नज़र उस पर नहीं पड़े। नहीं होता है ऐसा, क्योंकि उस तक रीच होने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि उसकी स्किल्स जो है वो मतलब दिख के आना चाहिए उसकी प्रोफाइल पे। मेन जो हेडिंग्स है, टाइटल्स है, वो प्रॉपर दिखना चाहिए रिक्रूटर्स को, तभी तो वो कॉल कर पाएगा। आप कौन से नंबर के पेज तक जाते थे? अगर अगर जैसे बहुत ऐसी कोई मतलब रिक्वायरमेंट आ गई है जो मिल ही नहीं रही है मार्केट में, लेकिन मतलब इफ आई टॉक अबाउट द ईरा ऑफ फ्रॉम 2021 टू 2023, तो दैट टाइम एआई वाज लाइक ऐसा था कि बहुत ज्यादा ही यूनिक था, सबके पास वो स्किल नहीं मिलती थी। तो उस केस में क्या होता था, लोगों के पास होती थी स्किल्स होती थी, लेकिन जैसे मान लो बहुत सारे लोग एआई कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्चुअली वो क्या होता है ना, बहुत लास्ट पेज पे भी जाना पड़ता था कभी कभी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि उसके लिए जितना डीप डाइव करोगे वो कम है। तो हम्म। कभी कभी 100 पे भी, सॉरी, कभी कभी 20 पे भी जाना पड़ता था। कभी कभी मैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैं 20-25 पेजेस तक गई हूँ, अगर ट्वेंटी मुझे फाइव कोई पेजेस बेस्ट कैंडिडेट नहीं मिला है तो। मतलब आप तो पहले इट डिपेंड्स। शायद बैचेस में बना लेते हो पेजेस, कि पहले मैं 3 पेजेस पे जाऊंगी, फिर अगले 3 पेजेस, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर रहे हो आप? हाँ, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा। क्योंकि और डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एक्चुअली। अच्छा, मतलब कौन सी प्रोफाइल के लिए हायरिंग चल रही है उसके बेसिस पर आप डिपेंड करते हैं कि मतलब आप कितने पेजेस तक जाओगे। पेजेस, लाइक वी कैन नॉट से लाइक पर्टिकुलरली पेजेस, बट हाँ, अगर आप जैसे मेरा काउंट है कि मुझे मेरी मतलब हमारी कंपनी में मान लो मुझे 20 कैंडिडेट्स लाके देना ही है किसी भी हाल में, तो मैं ऑब्वियसली मैं कितनी हायरिंग करूंगी, लाइक 200-300 तक जाऊंगी मैं, तब जाके हम्म। मुझे 20 लोग मिलेंगे। तो इन दैट केस यस, आई हैव टू डू इट। मतलब 10 या 20 पोजीशन के लिए आप 200 या 300 रिज्यूम्स डाउनलोड कर रहे हो, इन शॉर्ट। और मान लो एक पेज के ऊपर 30 रिज्यूम्स है, मोटा मोटा पकड़ ले तो 10 पेज तक आप आराम से चले जाओगे। यस, जाना ही पड़ता था, लेकिन उसमें भी ऐसा होता था कि सारे के सारों को नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे भी हेडिंग्स एंड वो सब मेंशंस होता था, तो उसके बेसिस पे ही हम ओपन करते हैं कोई भी प्रोफाइल को। अच्छा, मतलब आप आपके पास सामने पहले प्रोफाइल आ गई, आपने प्रोफाइल में सब चीज़ें पढ़ ली हाँ, कि क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट? हाँ, देन वी ओपन दैट प्रोफाइल, यस। क्योंकि अच्छा। रेज्यूमे में सबसे पहले मैटर क्या करता है, आपका एक अंदर रेज्यूमे तो आपका बाद में दिखता है हमें, पहले हमें आपका नौकरी प्रोफाइल पे आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिख जाता है, हम्म। फिर हम उसको ओपन करते हैं, देन आपका रेज्यूमे दिखता है। और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो जब प्रोफाइल खोली जाती है? सबसे पहले कौन सी चीज़ पे फोकस करते हो आप?
सबसे पहले जैसे अगर प्रोफाइल आई है मेरे सामने, तो सबसे पहले तो मैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका हेडिंग क्या है, उसकी जो स्किल्स पे उसने काम किया है, वो ऑब्वियसली उसने बुक मार्क करके उसके नौकरी पोर्टल पे बनाई होगी, तो वही चीज हमें दिखती है। अच्छा, मतलब आप हेडलाइन पे हाँ, फोकस करते हो सबसे पहली चीज। हेडलाइन और एवरी डे। हेडलाइन में क्या चीज यस, देखते हो आप स्पेसिफिकली? हेडलाइन में लाइक उसने बुलेट पॉइंट्स में अगर लिखा होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस अच्छा। पे सबसे पहले ज्यादा ध्यान जाता है। तो हमेशा मैं सबको बोलती हूँ कि जब भी अपनी प्रोफाइल बनाओ, तो नौकरी प्रोफाइल पे जितने भी बुकमार्क होते हैं उसको सबको बुलेट पॉइंट्स में ही करो, ताकि 10 में से हार्डली एक या दो ही लोग होते हैं ऐसे जो बुकमार्क स्टाइल यूज करते हैं फॉर द हेडिंग और टाइटल्स। अच्छा, हाँ, मतलब अगर मुझे प्रोफाइल टाइटल बनानी शुड होगी। बी बोल्ड, टाइटल शुड बी बोल्ड, not should ओके। be italic, not too much stylish. It should be Arial font and should be bold. अच्छा, तो वो और उसमें मेरा क्लियरली विजिबल होता है। और उसमें मेरा करंट पोजीशन होना चाहिए कि नहीं रहा तो भी चल जाएगा? नहीं चलेगा, करंट पोजीशन लाइक इट शुड बी जेन्युइन, और आपका जो भी ट्रू है वो एज इट इज मेंशन होना चाहिए वहाँ, क्योंकि बाद में जाके हम क्वेश्चन डीप में पूछते ही हैं वैसे भी। अच्छा। अब मान लो आपने रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कर लिए ना, बहुत सारे रिज्यूम्स आपके पास में आ गए, तो जब पहला कॉल आप एचआर कैंडिडेट को करते हो, तो व्हाट डू यू लुक आफ्टर? क्या चीज़ें आप उस कैंडिडेट में देखते हो, उस कन्वर्सेशन से क्या निकालते हो आप? तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला तो उसका स्किल है, सेकंड उसका एटिकेट है, थर्ड उसका कम्युनिकेशन है। हम कम्युनिकेशन को थर्ड पे इसलिए रखते हैं क्योंकि एक बार किसी कैंडिडेट का कम्युनिकेशन थोड़ा 1920 हो जाएगा तो भी चलेगा, बट स्किल्स एंड एटिकेट शुड बी एट द टॉप। एडिकेट तो ये मतलब क्या, तीन कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? क्राइटेरियट्स, एटिकेट्स इन द सेंस, अगर आप जैसे, मैं एक फीमेल रिक्रूटर हूँ और मैंने किसी कैंडिडेट को कॉल किया है, अगर वो मेल कैंडिडेट है, मेल एस्पायरेंट है, तो ही शुड हैव दैट बेसिक सेंस कि लाइक अगर मैं उसे ग्रीट कर रही हूँ तो ही शुड रिप्लाई मी इन अ प्रॉपर प्रोफेशनल वे। दैट इज द एटिकेट, इट कम्स अंडर द एटिकेट, लाइक उसका बिहेवियरल कैसा है, किस टाइप से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। एक एचआर अगर आपको कोई कॉल कर रहा है तो यू शुड talk to her nicely as well, whatever it is, male or female, it doesn't matter, but your etiquette should be it should be looks like a professional. अच्छा, मतलब द वे वी आर टॉकिंग मैटर्स अलॉट। अब किस तरह से Yes. कैंडिडेट बात कर रहा है, किस तरह से ग्रीट कर रहा है, और उस हिसाब से, यस, राइट? बिकॉज अगर आपका एटिकेट अच्छा है ना, तो आपका कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अच्छा, और फिर तीसरी चीज़, आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन में व्हाट यू लुक आफ्टर, मतलब बहुत ही बढ़िया इंग्लिश चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा चाहिए, नो, या फिर ओके ओके भी चल जाएगा? ओके ओके भी चलेगा, बट ही शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, ही शुड लाइक ग्रामर मिस्टेक्स तो होती ही हैं, लाइक सबसे होती है, उसका इशू नहीं है, लेकिन आप जब भी बात कर रहे हो तो एटलीस्ट आप सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू डिलीवर व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, एंड यू कैन बी एबल टू डिलीवर टू इन फ्रंट ऑफ अस, दैट्स इट। अच्छा, आप उनसे जब टेक्निकल डिटेल्स जानते हो, मतलब स्किल्स वगैरह के बारे में आप सवाल पूछते हो कि यार क्या स्किल है तुम्हारे, और फिर आप चेक कर रहे हो कि वो मेरी स्किल से मैच कर रहे कि नहीं, हालांकि वो ऑलरेडी आप नौकरी के ऊपर चेक कर चुके थे। तो यस, उस समय ऐसा कभी हुआ है कि नौकरी में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिख दी बंदे ने, और जब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोला गया तब स्किल्स में कुछ नहीं बता रहा है? ऐसा कभी हुआ है? यस, यस, बहुत बार होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स क्या करते हैं ना, अ, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अच्छे अच्छे स्किल्स डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं, बट जब हम उन्हें कॉल करते हैं ना, तो हमारे लैपटॉप पे और हमारी स्क्रीन पे उनका रिज्यूमे ऑलरेडी ओपन होता है। तो अच्छा। हम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, हम कॉल करते टाइम वो जो बोल रहा है उसे हम नोट डाउन भी करते हैं, और वही चीज को हम कंट्रोल एफ, लाइक वी आर सो फास्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सेल एंड ऑल, तो हम लोग उसी टाइम प्रॉपर चेक करते हैं कि ये जो बोल रहा है ये इसकी रिज्यूमे में है या नहीं। सो वी चेक ऑल दिस थिंग। तो ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि बंदे ने सब कुछ डाल दिया, और आपने जब उसको पूछ रहे हो सामने से तो वो कुछ और ही बता रहा है? अब मेरे केस में ऐसा हुआ है, एक एक दो प्रोफाइल थी, जैसे मैंने डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट किया था, तो मैंने मार्केटिंग और सेल्स के लिए किया था, तो मैंने सीआरएम से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी थी, तो
मैंने पूछा कि आप सीआरएम मैनेजमेंट करते हो तो आप क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो सेल्स, तो मैं उस टाइम पे सेल्स फोर्स भी था उन लोगों की प्रोफाइल में, तो सेल्स फोर्स तो अच्छा। आना ही उस टाइम पे, हाँ आना चाहिए। तो वो ऐसे थे लाइक, पहले तो मैंने उनको जज कर लिया था बिकॉज उनका लैंग्वेज, ओ माय गॉड। तो उसके बेसिस पे ही मैंने उनको जज कर लिया था। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इनसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछती भी हूँ तो पता नहीं ये क्या कैसा ही जाएगा इंटरव्यू, बट स्टिल वो मेरा जॉब था तो मैंने पूछा भी। बट जब मैंने पूछना स्टार्ट किया कि अगर आपने मेंशन किया है सेल्सफोर्स, तो व्हाट यू नो अबाउट द सेल्सफोर्स, तो बट वो नहीं बता पाया मुझे डीप में। तो अच्छा। फिर मुझे उसको रिजेक्ट करना पड़ा, मैं उसको मैनेजेरियल राउंड तक भी नहीं ले जा सकती थी। और निवेदिता, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो मान लो 10 या 20 कैंडिडेट्स का आपने पहला राउंड लिया ऑन द टेलीफोन, और कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट किए हुए कितने कैंडिडेट्स हैं, परसेंटेज के हिसाब से बताइए हमको। अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो 100 में से, सी इट डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल थिंग्स। अगर यूएस का कोई क्लाइंट है, इट नेवर गेट रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन। if it rejected on basis of skills, that is a different scenario. But on the basis of communication, I would say to the domestic level, it's about 60-40 ratio. डोमेस्टिक मतलब इंडिया के हिसाब से बोलते हो आप? Yeah. अच्छा, तो इंडिया के हिसाब 50-60% कैंडिडेट्स आर गेटिंग 40, रिजेक्टेड। 60 एंड 40, 60 लाइक हुए हैं रिजेक्ट। मोस्ट ऑफ टाइम 60-40 को रिवर्स भी कर सकते हो, कुछ कुछ कैंडिडेट्स बहुत अच्छे थे तो हमारा, हमें भी क्योंकि काउंट देना पड़ता, तो 40% कभी कभी अच्छे बुरे भी निकलते थे, तो 60% आर लाइक गुड कैंडिडेट्स, 40% आर लाइक वीक इन कम्युनिकेशन, सो वी रिजेक्ट ऑल दोस। Sometimes 60 are the bad people, the bad communicators, so we have to reject them as well. So it depends actually. We cannot say like 60-40 all the times it will be same. मतलब हम रफली ऐसा बोल सकते हैं कि 40% से लेके 60% तक कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशन की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, Yeah, actually. रफली। और ये Yes. सिर्फ आपका ही सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा था या बाकी रिक्रूटर्स का भी था? Almost same ही था सबका। ऑलमोस्ट सेम था। मतलब सारे रिक्रूटर्स का वही प्रॉब्लम था कि हाँ। कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। Yes. और ये फ्रेशर्स की कहानी थी पूरी की एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स? No. Sometimes freshers do also, because in terms of freshers now what happens, they scared a lot actually at the initial. So on that basis they got rejected. But freshers do also have, if they are from good colleges like SIMB and from DY Patil and any of the good B schools and all, so they have a good communication actually, because I have like noticed this thing since last 3-4 years, like they have a good communication. अच्छा, So मतलब फ्रेशर्स freshers do का अच्छा है। also have, yes, because they are coming from like so many things, वो रिसर्च करके आ रहे हैं ना। एक्सपीरियंस लोगों को क्या हो जाता है ना कि हाँ यार हम एक्सपीरियंस है, हमारे पास स्किल है, हम तो क्रैक कर ही लेंगे। बट फ्रेशर्स के केस में ऐसा नहीं होता, फ्रेशर्स बहुत सारी रिसर्च करके आते हैं आजकल। चलो अच्छी बात है फिर तो। मतलब ये जो व्यू पॉइंट है आपका मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि फ्रेशर्स लोग रिसर्च करके आ रहे हैं, दैट इज अ गुड यस। साइन आई वुड से। यस, बिकॉज जेंजीज है ना ये लोग, तो जेंजीज यू नो, दे आर टू फास्ट एंड टू ग्रास्पिंग। बट कंपनीज तो बोल रही है उसको हायर नहीं करेंगे हम जिन नहीं करते हैं, लेकिन सर एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत अच्छी रिसर्च करके आते हैं, एंड दे यूज देयर ब्रेन्स एक्चुअली। बिकॉज जितना उनको बदनाम किया जा रहा है ना, उतना ही उनका बैकग्राउंड स्टोरी अगर देखोगे तो दे आर सो स्मार्ट। अच्छा, मतलब आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा कंपनीज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अलग लग रहा है ना? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, बट मैं जब तक मैं किसी से बात नहीं करूंगी मैं कैसे बोलूं। मैंने बहुत सारे जेंजिस को देखा है, इंटरव्यूज लिया है, सो आई नो उनको बहुत बदनाम किया जाता है बिकॉज दे डोंट फॉलो द कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई नो। बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी दे आर एक्चुअली गुड। अच्छा, अब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल जो मैं करने वाला हूँ, और ये पूरी दुनिया का सवाल है, ठीक है? आप रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को फ़ोन करके क्यों नहीं बोलते कि भाई तेरा रिजेक्शन हो गया है, ताकि बेचारा ओके। मूव ऑन तो हो जाए दूसरी जगह? नो, समटाइम्स क्या होता है ना कि एचआर ऑल्सो गेट बिजी, बिकॉज अगर हायरिंग प्रोसेस ही बहुत ज्यादा बिजी है, लाइक इट्स अ, इफ इट इज अ टाइट हायरिंग इन द केस, वी हैव टू क्लोज दैट पोजिशन इन एनी हाउ, सो इन दैट वे वी
we are not able to message or do emails each one of the candidates. That happens actually. So this is not like that, it is not that much personal to that candidate, like कि हम नहीं करेंगे तुझे यार, ऐसा नहीं है. बट एक्चुअली एचआर वो जो हायरिंग होती है वो इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो किसी भी हाल में एक डेडलाइन से पहले हमें क्लोज करनी होती है. तो हम उसी में इतना बिजी होते हैं कि आप मैसेज और कॉल क्या ही करेंगे. ऐसा हो बिजी जाता है. बिजी का तो रीजन ही नहीं बताओ, क्योंकि एक बार ऑफर रोल आउट करने के बाद आप कैंडिडेट को दिन भर में 3 बार फोन करते हो कि भाई तू डेट को ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज ही इज माई प्रे, सो ही और शी इज माई प्रे, सो उसे तो मुझे कॉल करना ही पड़ेगा ना. ऐसा. मतलब बट ऑफर। नहीं, ऐसा पर्सनली कुछ नहीं होता है. एचआर डू हैव लॉट्स ऑफ वर्क, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस, सो हम आंसर करते हैं प्रॉपर. बट क्या आपको ऐसा लगता है कि रिजेक्टेड कैंडिडेट को आपने सही में कुछ प्रोसेस वाइज कुछ मैसेज भेजना चाहिए कि हाँ भाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड और या ड्यू टू दिस रीजन वी डू सेल्फ दैट असेसमेंट हो एक्चुअली. जाएगा बंदे का? यस वी डू दैट. आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि हम बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है. सम ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि एक्चुअली जेन्युइनली हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, या हायरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा एकदम फ्लश ऑन ऐसी होती है कि नहीं कर सकते आप किसी को, तो नहीं हो पा रहा है पॉसिबल. अच्छा, अब आपने बिजीनेस को लेके एक सवाल किया है ना, तो मोस्ट ऑफ लोग मुझे 100% गारंटी कमेंट में डालेंगे कि एचआर बिजी होते हैं रंगोली बनाने में, एचआर बिजी होते हैं फन फ्राइडे एक्टिविटी करने में। तो ये कितनी हद तक सच है कि एचआर डिपार्टमेंट का काम ही वही है, ऐसे बदनाम करके रखा नो, आप लोग को? नो नो ऐसा नहीं है. बट हाँ, फन फेस्टिवल्स में तो करना ही पड़ता है. बट नॉट ओनली द एचआर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल. एचआर दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को भी खींच के लाता है कि चलो मैं तो रंगोली बनाओ. इट हैपेंस. कितना इंटरेस्ट से करते हो आप वो काम? सही में मजा आता है उसमें? हाँ मजा आता है, बिकॉज एचआर एक्चुअली वी आर लाइक, हम लोग बहुत पीपल, लाइक पीपल रिचिंग वाले ऐसे लोग होते हैं जो, हाँ, किसी भी तरीके से उनको बस बिजी रखना है तो रखना है, किसी भी तरीके से बोर नहीं होने देना है अपने एम्प्लॉयर्स को और अपने खुद के कैंडिडेट्स को और अपने कलीग्स को. तो ये चीजें हमारे खून में आ जाती हैं. कि लोगों ऐसा को है. लेके चलना है। यस. अच्छा। लीडरशिप क्वालिटी एचआर में होती ही है, तो वो खुद भी बोर नहीं हो सकता. उसके पर्सनल इश्यूज को भी साइड में रख के उसको, अगर फेस्टिवल है तो भाई उसे तो पूरा डेडिकेटली वो चीज को पूरा करनी है. मुझे एक सवाल हमेशा रहता है कि आपके पास में बहुत सारी प्रोफाइल्स आ गई मान लो, ठीक है, तो उसमें से कौन सा रिज्यूम डाउनलोड करना है और कौन सा रिज्यूम डाउनलोड नहीं करना है? मतलब विच प्रोफाइल इज मोर इम्प्रेसिव विथ योर पर्सपेक्टिव्स, आई वुड से एचआर पर्सपेक्टिव कलेक्टिवली अगर बात करें तो कौन सी प्रोफाइल ज़्यादा इम्प्रेस कर जाती है आपको? In terms of impressive, like it, until we don't open that profile, we cannot get impressed by that profile. But impression wise, yes, the resume should be neat and clean. There should not be that much white spaces. The candidate should have mentioned all the relevant skills which he or she have. And the photo, if they are inserting their photo on the top of the resume, so it should be professional, not like if you are wearing the jackets and the casual wear. No, this is not, it should not look good. So we notice these things actually. मतलब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि रिज्यूम में फोटो ही नहीं डालनी है, तो हाँ क्या ये सही फोटो, है? यस, नहीं भी डालोगे तो भी चलता है, क्योंकि वी आर नॉट interested in your photo, we are interested in the skills which you are having. So yes, अच्छा। but resume proper तरीके से बना होना चाहिए. It should be well aligned and well designed, well structured. So we focus on those मान लो मेरा 3 पेज का रिज्यूम है, तो क्या आप सही में 3 पेज पूरा पढ़ते हो? things. No, we never do that. क्या क्या चीज़ पढ़ते हो? फ्रंट जो करियर ऑब्जेक्टिव्स के नीचे जो, वो भी हम लोग स्किप कर देते हैं. उसके नीचे जो डायरेक्ट टेक्निकल टेक्निकल स्किल्स होती हैं, वी फोकस ऑन दोस एंड द एजुकेशन पार्ट एंड द प्रोजेक्ट पार्ट, दैट्स इट. एजुकेशन में मोस्ट ऑफ लोग ना, मैंने देखा है कि वो लोग टेबल डाल रहे हैं पूरा, 10th का, डिप्लोमा का, या फिर 12th 11th के मार्क्स एंड ऑल, पासिंग ईयर एंड ऑल, एक्सपीरियंस लोगों की भी ये मैंने देखा हुआ है। तो क्या ये सही अप्रोच है आपके हिसाब से, या फिर नो, ये रिक्वायर्ड नहीं है? नो, इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है. इफ यू आर पुटिंग अ टेबल इनटू योर रेज्यूमे, इट विल टेक, मतलब वो ऑलरेडी इतनी जगह को कवर कर लेगा, तो आप दूसरी चीजें कैसे वहां पे एडजस्ट करोगे. सो इतना टेबुलर फॉर्म में बनाना
I would not suggest to anyone because nowadays it should be short and crisp because one page का resume जितना होगा उतना मतलब chances are uh, higher to get noticed into the eye of recruiter because recruiters don't have that much time to read your 3 pages of resume, so that's why. तो मान लो अभी तो मेरा तो 6 साल एक्सपीरियंस है, तो मेरा तो एक पेज में आएगा ही नहीं, फिर तो मैंने क्या करना So चाहिए? in that case, we always because we do have a training program. So in that case, what we suggest to candidates to uh, cut down all the experiences. Just put relevant last 2 years of experiences. And if you get shortlisted, you can just put it into the short in a short way that you have like let's suppose you have 6 years of experience, so remaining four companies you are not supposed to mention everything about that company because you have done the projects and all. So no need to mention all the things in detail. You can put 2 years of experience and the remaining 4 years you can just put like mention the company name and the designation. That's it. अच्छा, मतलब पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन भी No. शॉर्ट में रह गया तो भी चल जाएगा, Yes. लाइक दैट? Yes. और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना सही रहेगा रिज्यूम में? No. No. And we never ask even the recruiters don't have the right to ask about the client. It's between the manager and the clients and the aspirant actually. अच्छा। क्योंकि रिक्रूटर्स भी नहीं पूछते हैं जल्दी से क्लाइंट के बारे में एंड पीपल ऑल्सो डोंट एंगेज इनटू दिस थिंग क्योंकि कोई किसी के क्लाइंट के बारे में क्यों बताएगा। वो अगर आप L2 L3 राउंड्स में जाते हो तब जाके अगर डिस्क्लोज करना है तो वो भी आपकी इच्छा है। अच्छा, मतलब मर्जी है। हाँ, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, नहीं। तो मैं अगर बोल दूं कि नहीं नहीं, आई कैन नॉट शेयर माई क्लाइंट डिटेल्स, दैट विल बी फाइन? यस, अच्छा। इट्स फाइन। एंड इवन मैंने हायरिंग की थी तो मुझे पैन कार्ड डिटेल्स के बारे में भी पूछा गया था कि आपको कैंडिडेट्स के पैन कार्ड्स का भी डिटेल्स लेना होगा। सो इन क्यों? दैट केस बिकॉज एट वो रोल ही वैसा था बिकॉज माई क्लाइंट वॉज XYZ, so they wanted those candidate who are actually authentic because what people do ना, वो ज्वाइन कर लेते हैं विद इन 15 days काम से परेशान होकर भाग जाते तो पैन कार्ड लेके क्या हो जाएगा? हैं। पैन कार्ड लेके उनके पास आइडेंटिटी का एक हम रखते हैं कि हाँ ये प्रॉपर है, मतलब फेक प्रोफाइल नहीं है, इसीलिए बस पैन कार्ड का पूछा जाता है। ओके। क्योंकि आधार कार्ड मांगना इज नॉट दैट गुड, सो पैन कार्ड ही मांगा जाता है हर जगह। अच्छा। बहुत सी हायरिंग ऐसी भी हो रही है जहाँ पे आपको पैन कार्ड डिटेल्स देना ही पड़ता है। अच्छा। यस। और बीइंग एचआर, जब मान लो अब आपके पास में रिक्वायरमेंट आ रही ना मैनेजर से, या फिर मोस्टली तो मैनेजर से ही आती होगी रिक्वायरमेंट, यस, हायरिंग लीड मैनेजर से। है। यस, तो हायरिंग एक मैनेजर एचआर से। कितने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट एट अ टाइम देख रहा होता है? We have a hierarchy. हाँ। Like A1 is manager, A2 streamline will be for the QA uh, manager 2, and the different leads we have. We have senior manager, senior HR recruiters as well. So in that way we work actually. So not manager will actually handle all the HR, but yes, he or she also have their junior managers as well. So अच्छा, let's मतलब suppose if I am a HR recruiter, so I will be having a senior HR recruiter. So she will report to the manager directly. I'm not supposed to report to the manager directly because I cannot skip the level of the managers like management. That's what I'm saying. तो आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होता कि कौन सी टीम के लिए हायरिंग चल रही है या फिर कौन से प्रोजेक्ट के लिए? यस, वो हमें पता चल जाता है। और कुछ बजट मिलता है? हाँ, बजट मिलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट यस, बजट लाइक ये थिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं शेयर भी करना चाहती हूँ। बजट क्लाइंट की साइड से मिलता है, लेकिन वी आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द एक्चुअल बजट टू द कैंडिडेट क्योंकि वो तो हम पता है, वो तो हम निकाल लेते हैं, बट कैंडिडेट बड़ा होशियार है। HR भी बहुत होशियार है। तो कभी ऐसा लगा So, कि यार आपका बजट 20 लाख है,
ठीक है, आपका बजट है 20 लाख का, और कैंडिडेट सामने से 12 लाख मांग रहा है और सिलेक्टेड है बंदा, तो क्या चलता है मन में? फिर भी हम्म, निगोशिएट करते हो आप लोग? हाँ फिर भी नेगोशिएट होता है दे क्योंकि दो बेचारे को, 20 का बजट है तो क्या 15-16 दे दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो उसी केस में होता है जब बहुत एक्सेप्शनली गुड आ गया एकदम कैंडिडेट, तो ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। मतलब नहीं देंगे 20 लाख? इतनी जल्दी नहीं मिलता है। आप बहुत अच्छा टेक्निकली गुड हो तो ही पॉसिबल है। मतलब टेक्निकली गुड हो और आपकी रिक्वायरमेंट इमीडिएट हो? हाँ, मतलब हमें भी उसकी मजबूरी को थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, कि ये बेंच पे बैठा है या ये नोटिस पीरियड पे है या ये स्विच करना चाहता है या ये ऑलरेडी वर्किंग नहीं है, अनएम्प्लॉयड है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही हम नेगोशिएट करते हैं। अच्छा, मतलब उसको ध्यान में रख के ब्लैकमेल करेंगे उसको? नो, नॉट ब्लैकमेल बट यस, सिचुएशन बेस्ड। मतलब जो भी निगोशिएट करेंगे? माइंड में आएगा, हाँ उसी के बेसिस पे नेगोशिएशन होता है। अच्छा, मतलब अगर बेंच पे रहेगा अगर, तो हाँ अगर इजी कोई प्रे? yes, but I know it, like people will gonna hate me, but it's a truth. चलो बढ़िया है। मुझे नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक हमेशा कंप्लेंट रहती है कि सारे एचआर ना घोड़े पे रहते हैं और सब लोग बोल रहे हैं इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। 3 महीना नोटिस पीरियड बेचारे ने ईमानदारी से डाल दिया, तो आप लोग शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रहे हो, क्या कहानी इसके पीछे? uh, it's not about the HR, it's totally depend on the client requirement. अगर client को ही जल्दी है, किसी को हायरिंग अगर प्रोसेस ही हमेशा उतना हमेशा ज्यादा, कैसे जल्दी हो सकती है? नॉट नॉट हमेशा बट हाँ, वो थ्री थ्री मंथ्स इसलिए मांगा जाता है कि उसको भी स्टेबल होने का टाइम मिलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू प्रोसेस भी ऐसा हो जाता है कि बहुत एक्सटेंड हो जाता है, लाइक कभी कभी 15 डेज से भी ऊपर ऊपर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से इंटरव्यूज हुए हैं मेरे कैंडिडेचर के टाइम। मैंने देखा है कि समटाइम्स 1 वीक में आपका ऑफर लेटर भी जनरेट हो गया है, और समटाइम्स वन वन मंथ तक एक्सटेंड भी हुआ है लोगों के इंटरव्यू पर। सो इसीलिए वो 3 मंथ्स का एक नॉर्मल लेके चलते हैं, लेकिन हाँ इट इज नेगोशिएबल। अगर आप 3 मंथ्स का है भी तो भी ऐसा नहीं है, हम भी नेगोशिएट कर लेते हैं उसके ऊपर, अगर आप कैसे अच्छा निगोशिएट? कैंडिडेट। मान लो मेरे को निगोशिएट करना है आपसे, तो कौन से ग्राउंड्स पे मैं निगोशिएट कर पाऊंगा? लाइक अगर 3 मंथ्स का आपकी कंपनी में है नोटिस पीरियड, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे 3 मंथ्स तो लगेंगे ही, मैं 3 मंथ्स के पहले ज्वाइन नहीं कर सकता, सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द मेडिकल सर्टिफिकेट। तो हम्म। ये एज अ यूज करके वो लोग ट्रिक अपनाते हैं, और फिर वो, हम लोग भी क्योंकि मेडिकल इश्यूज होता है तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अदरवाइज हम भी कुछ नहीं कर सकते। 3 मंथ्स का है तो है। अच्छा। आपने कितनी बार 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड एक्सेप्ट किया है कैंडिडेट का? ऑनेस्टली टू बी बताना मुझे। वेरी हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कैंडिडेट के टाइम पे 3 मंथ्स का नहीं आता था, बिकॉज जिस क्लाइंट के लिए मैं काम करती थी ही वॉज सो मच फ्लेक्सिबल विद द नोटिस पीरियड। सो हार्डली 1 मंथ 2 मंथ इट्स ओके, मतलब दो हम महीने कर तक आप लेते थे। कर लेते हैं एडजस्ट? कर लेते थे हम लोग। ओके। उससे ज्यादा रहा तो? 3 मंथ से ज्यादा तो नहीं रहेगा ना किसी का। टू तो मंथ से हम, ज्यादा हो गया, मान लो 3 मंथ हो गया ना, जैसे आपने कहा कि हाँ 2 मंथ तक करते हैं आप। हाँ 2 मंथ्स तक कर लगे, होता है किसी किसी का 3 मंथ्स तक भी होता है, तो हम लोग भी नेगोशिएट कर लेते हैं, बिकॉज अगर कैंडिडेट बहुत अच्छा है तो हम लोग नेगोशिएट कर लेते हैं। हम लोग ऐसा उसको जाने नहीं देते जल्दी से, क्योंकि इतने अच्छा, अच्छे कैंडिडेट्स बाबा मिलते नहीं है। जो आपने अभी बोला ना कि इतने अच्छे कैंडिडेट्स मिलते नहीं है, तो मुझे ना उसके ऊपर एक क्यूरियोसिटी है, सही जस्ट। मान लो आपको किसी प्रोजेक्ट टीम से रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे 4 लोग चाहिए, तो वो 4 लोगों की रिक्वायरमेंट आपकी कितने दिन में फुलफिल होती थी? डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट क्यूए की है तो मैंने अपने कैंडिडेट के टाइम विद इन 7 डेज के अंदर एक क्लोजर तक दिया है, अप टू 10 lakhs का। उस अच्छा। बंदे को, मतलब उसका एक्सपीरियंस 4, लाइक हार्डली 3.5 या 4 समथिंग लाइक दैट, सो उसको मैंने 10 LPA का क्लोजर दिलवाया है विद इन 7 डेज। और तो मांगा मैंने कितना था रिसेंटली उसने? उस कंपनी को ज्वाइन ही किया था। मांगा कितना बट था उसने? उसने कितना मांगा था? उसने उसने तो 15 तक मांगा था, बट इतना मिलता नहीं है। बट ही वॉज हैप्पी बिकॉज उसका करेंट ही 8 समथिंग था, तो उसने
उस बेसिस पे सोचा कि हाँ मैं डबल क्रैक करूंगा इस बार, डबल 50% हाई या 100% हाई ऐसे करके उसने सोचा होगा। तो मैंने बोला यार इतना तो नहीं मिलेगा तुझे। तो आई वॉज ऑल्सो सो मच कैजुअल विद हिम। मैंने उससे बोला तुझे 10 लाख तक मैं, क्योंकि हमारा भी एक ऐसा होता है ना कि हमारा और मैनेजर का एक अलग रिलेशन होता है और मेरा और कैंडिडेट का एक अलग बात होगा। तो उस मैं हूँ एक मीडिएटर उन दोनों के बीच। तो मुझे देखना पड़ता है कि वो कितने बजट तक मैं दे सकती हूँ। तो मैंने 10 लाख तक उसको जैसे तैसे क्लोज करवा दिया था और उसने ज्वाइन कर लिया था? और उसे ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज हैप्पी। ओके। कभी ऐसा हुआ है निवेदिता कि आपने एचआर एज एन एचआर ऑफर रोल आउट कर दी बंदे को, और ऑफर रोल आउट कर दी और उसने बोला कि हाँ चलो मैं 1 महीने बाद ज्वाइन करने वाला हूँ, और ज्वाइन ही नहीं किया? हाँ, हाँ, ऐसा हुआ है। मतलब ज्वाइन तो किए हैं, ज्वाइन कर लेते हैं वो लोग, लेकिन विद इन 7-8 डेज पता व्हाट हैपन आई डोंट नो, वो लोग इमिडिएटली रिजाइन भी कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में लाइक हम लोग के ऊपर मौत आ जाती है। तो हम लोग को कैसे? कैसे मैनेज करना होता है वो चीज ही है। तो ऐसे टाइम पे हमेशा मैं अपना वर्किंग स्टाइल बता रही हूँ कि मैं हमेशा स्पेयर्स में 5 to 6 कैंडिडेट हमेशा अपनी बकेट लिस्ट में रखती थी। स्पेयर अगर में कोई मतलब कैसे कैंडिडेट, ऑफर रोल आउट करके रखते थे आप? नो, नॉट ऑफर रोल आउट, उनका इंटरव्यूज वगैरह करवा के रखते थे, लेकिन हम उनको होल्ड पे रखते थे। और हम अच्छा। वही लोगों को होल्ड पे रखते थे जो इमिडिएट ज्वाइनर्स हैं। ओके। और बेचारा हाँ, बंदा ताकि सोच रहा है कि मेरे अगर को ऑफर आएगी आएगी, वो आ ही नहीं रही, मु- और एचआर ने होल्ड पे डाल हाँ, दिया आपको? हाँ, ऐसा होता है, बट हम उनको बता देते हैं कि योर प्रोफाइल इज ऑन होल्ड। हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि आप रिजेक्टेड हो, या क्योंकि अगर जो होल्ड पे हैं तो हम उन्हें सच ही बताते थे कि योर प्रोफाइल इज ऑन होल्ड, वेट फॉर सम टाइम। हम्म। ऐसा होता था। बट अगर वो वेट 15-16 डेज या 1 मंथ तक हो गया है तो फिर हम या तो उस कैंडिडेट को बोल देते हैं कि यू कैन ट्राई योर लक टू द अनदर कंपनी, वी हैव फुलफिल्ड आवर रिक्वायरमेंट्स। सो इन दैट वे वी कैटर टू विद देम। ऑफर डिले किया आपने कभी? It happens due to some unanswerable excuses, because वो कंपनी के कुछ अपने मैनेजर के कुछ पर्सनल वर्क्स होते हैं, या एचआर लीव पे है, या जिस पेरोल वाला डिपार्टमेंट जो है वही एब्सेंट है, उसमें जो मेन बंदा है वही एब्सेंट है, तो ऐसे केसेस में होता है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब मान लो मैंने आपकी कंपनी में इंटरव्यू दे के रखा है, ठीक है, तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए कि ऑफर आएगी कि नहीं आएगी? मूव ऑन कर देना चाहिए कि वेट करना चाहिए? अगर एचआर से बात हुई है, आप सबसे पहले तो ये करो कि जब भी किसी एचआर के साथ आपका कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हमेशा उससे ईमेल या रिटर्न में कोई चीज लिखवा के लो। अगर आपने रिटर्न में उससे बात की है, लाइक आपको कोई भी कंसर्न है एचआर से, तो आप उसको ईमेल करो, क्योंकि एचआर कांटेक्ट नंबर होता है, या तो आप उसको व्हाट्सअप कर दो, कोई भी ऐसा प्रूफ रखो अपने पास में, इन अ टेक्स्ट वे, इन अ टेक्स्ट फॉर्म में, अगर कोई प्रूफ है आपके पास में, इट विल बी बेटर फॉर यू। सो यू कैन रीच आउट टू हर, लाइक कि हाँ मेरे पास ये है, आपने बोला था कि मेरा इतने दिन में ऑफर रोल आउट करोगे, ऐसा ऐसा। तो वो उस ऑब्वियसली वो सीरियसली लेते हैं इस चीज को। ओके। तो हमेशा एचआर से भी आप कभी बात करो तो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ फोन पे भी अगर बात करो तो रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रख के बात करो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग्स आप रिव्यू करते हो बाद में? नहीं, मैं कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ। कैंडिडेट अगर जैसे आप अच्छा। कैंडिडेट है, मैं एचआर हूँ, तो आप अपने फोन की रिकॉर्डिंग्स हमेशा ऑन रख के मुझसे बात करो, और मैं भी अपनी फोन की रिकॉर्डिंग्स ऑन करके ही बात करती हूँ, ताकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि हमें भी कॉन्वर्सेशन याद नहीं रहते, तो हम बाद में उसको सुन के रिकॉल कर लेते हैं। हम्म। हाँ, देखो सो ये लिंक्डइन होता पे ना है, और बहुत वो सारी। रिकॉर्डिंग्स हमें मैनेजर्स को भी देनी होती है, जो हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, उन्हें हमें वो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वो चेक करते हैं कि आप एचआर, बीइंग एन एचआर, आप कोई मेल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहे कंपनी के अंदर, तो वो सब चीजें प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब कैसे? मेल लाइक फंक्शनिंग मतलब कैसे? मेल फंक्शनिंग, लाइक कैजुअल बातें तो नहीं करना स्टार्ट कर दिया है आपने कैंडिडेट से, या कैंडिडेट आपको किसी भी चीज को लेके चेज कर रहा है तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये सब चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है प्रॉपर कंपनीज में। खराब एक्सपीरियंस आया कभी नहीं देता? मुझे आया है, बट मैंने बहुत उस चीज को प्रोफेशनल वे में हैंडल किया है, एंड देन हम उसको अपने एटीएस ट्रैकर में से हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर देते हैं ऐसे कैंडिडेट्स को।
एटीएस सॉफ्टवेयर का यूज़ कितना करते हो आप लोग? रिज्यूम्स मान लो डाउनलोड कर लिए मैंने, डाउनलोड करने के बाद आप एटीएस का इस्तेमाल कर रहे हो क्या, और कितना कर रहे हो? एटीएस के बेसिस पे ही हम मीटिंग्स शेड्यूल करते हैं। एटीएस के बेसिस पे ही हम उसकी डुप्लीकेसी का पता लगा सकते हैं। एटीएस के बेसिस पे ही हम ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कितनी बार इस कंपनी में इंटरव्यू दिया है, या वो बार बार ट्राई कर रहा है, तो उसका भी एक फ्रीक्वेंसी काउंट वहां पे आता है। तो एटीएस एक बहुत हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है एक एचआर के लिए, जिससे वो एक कैंडिडेट की सारी हिस्ट्री पता कर सकता है। अच्छा, मतलब एटीएस का इस्तेमाल आप लोग कैंडिडेट की हिस्ट्री चेक करने के लिए कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल हिस्ट्री, नहीं? प्रोफाइल ऑलरेडी वहां पे हम लोग सेव करते हैं जब भी हम एटीएस एक्चुअली इन इन व्हाट वे इट वर्क्स। मैं थोड़ा सा इस पे बताना चाहती हूँ। अगर मैं किसी न्यू कैंडिडेट को मैंने कॉल किया है, तो मैं उसकी प्रोफाइल को लिंक्डइन नौकरी से मैं उसे डाउनलोड करूंगी, देन उसको मैं एटीएस के अंदर जाके सेव करूंगी। तो जब भी फिर अगर कैंडिडेट को मुझे वापस से कॉल करना है, तो मैं एटीएस के थ्रू ही कॉल करूंगी, ना कि वापस नौकरी पे जाऊंगी या एक्सेल पे उसे ढूंढूंगी। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, चाय कॉफी पीने जाती होंगे आप लोग? हाँ। क्या बातें होती है उधर टेबल पे एचआर लोगों की? It's a casual talk. We never talk about the, it's a break. So we don't talk about the candidates or the management. No. कैंडिडेट्स के बारे में तो बात तो होती होंगी कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा आज, आज तो ये बंदे से बात हुई तो ऐसे बोल रहा था। हाँ, जैसे मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि एक मेल फंक्शनिंग हो रही है या नहीं, इस चीज के ऊपर हम लोग ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि इट हैपेंस इन अ डे विथ एनी वन ऑफ द रिक्रूटर्स एवरी डे। सो वी टॉक ऑन दैट। सो हाउ टू कोप अप विद दैट, हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, वी टॉक इन दैट वे। Being a women, how difficult it is to work in the HR field, because you are interacting most of the time with so many unknown people through social media like LinkedIn or maybe through some other platforms. So how easy or how difficult is it for you being a woman? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी एक परसेप्शन बन गया है लोगों के माइंड में कि एचआर है मतलब अरे लड़की ही होगी कोई। ये हम्म। एक परसेप्शन लोगों के माइंड में ऑलरेडी सेट है। तो उसके ऊपर ऐसा ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं आती है, बट डिफिकल्टी तब आती है जब आप ऐसे मतलब ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जिनका थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। बट इन टर्म्स ऑफ इन अ नेगेटिव वे इट इज नॉट दैट मच हार्मफुल। बट और अच्छा है फील्ड एचआर के लिए। एचआर अगर बनना चाहती हैं लड़कियां, सो इट इज एक्चुअली गुड। लड़कियों के लिए सेफ है। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक जॉब, सेम एज द एचआर जॉब, बिकॉज बहुत सेफ है। आप कंपनी के अंदर ही हो, आपको फील्ड वर्क नहीं होता है। आपको जो भी करना है कंपनी के अंदर बैठ के करना है। आपका प्रॉपर कैबिन है, आपका प्रॉपर डेस्क है, जो भी है कंपनी के अंदर है। सो इट्स वेरी मच सेफ। ओके। निवेदिता, कभी ले ऑफ वाली प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया आपने? मैंने तो नहीं किया है, बिकॉज नो, मैं मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया नहीं है ले ऑफ से रिलेटेड। ले मैंने ऑफ नहीं कभी किया किसी का? हैंडल नहीं किया, नहीं मैंने तो नहीं किया है। पर मैंने होते हुए देखा है लोगों को। कैसा होता है वो? इट्स डेंजरस। मतलब समटाइम्स एचआर ले ऑफ हो रहे होते हैं ना, तो अगर कोई कैंडिडेट मेरे मेरे मतलब रीच के अंदर नहीं आता, रीच इन द सेंस उस बंदे से डायरेक्टली मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तब भी वो कैंडिडेट आके या आपका कलीग आके आपको बोलेगा कि यार प्लीज मेरा देख लेना यार, मेरे को ले ऑफ मत करो ऐसा। तो ऐसा होता है। इट हैपेंस एक्चुअली। अगर मैं किसी कलीग को नहीं भी जानती हूँ ना, तो भी वो मेरे पास आएगा, बिकॉज आई एम एन एचआर। वो मुझे जानता है कि हाँ ये एचआर है, तो इससे भी बात बन रही तो मैं दूसरे एचआर से ट्राई करूँ। मतलब वो अदर वे में सोचता है कि मेरा ले ऑफ ना हो। ऐसा तो कैंडिडेट को पहले ये, से भनक होती है कि नहीं? नहीं पहले से नहीं होता है पता। अच्छा, हाउ हाउ इज दिस प्रोसेस? बट ये प्रोसेस जितना मैं जानती हूँ, आपका ट्रैक रखा जाता है, आपके परफॉर्मेंस का ट्रैक पूरा रखा जाता है, जैसा मैंने बताया। इस एम्प्लॉयज का भी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो वहाँ पे जो मेन मैनेजर्स होते हैं वो आपका सारा ट्रैक रखते हैं, ईयर वाइज, मंथ वाइज। आप
कितना ब्रेक ले रहे हो, आपने कितने क्लोजर्स दिए हैं, आपके टारगेट्स ऑन डेडलाइन से पहले कंप्लीटेड हैं या नहीं, ये सब चीजें मैटर करती हैं ले ऑफ के ऊपर। मतलब टोटली अगर मैं टेक्निकल रोल की अगर बात करें, है ना, फॉरगेट अबाउट एचआर वाला रोल, बट टेक्निकल रोल्स की अगर बात करें तो वहाँ अगर ले ऑफ हो रहा है, इसका मतलब आपका ट्रैक रखा जा रहा है बहुत दिनों से। ऑब्वियसली आपके ट्रैक आप रिव्यूज, हर जगह परफॉर्मेंस, ही रहेगा। हाँ, ट्रैक तो परफॉर्मेंस हर। देखे जा रहे हैं। यस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई आ गया मतलब डेवलपर निकाल दिए। ऑब्वियसली नॉट। बल्कि आईटी इंजीनियर्स के ऊपर तो ज्यादा ही ट्रैक रखा जा रहा है आज। कि किस क्योंकि सेंस में? वो इस सेंस में, क्योंकि वी ऑल नो लाइक आईटी इज ऑन द बूम। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार वी आर द बॉस ऑफ द कंपनी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एवरीवन इज कौन इक्वल। सोचता है ऐसा? एम्प्लॉय सोचता है? आईटी प्रोफेशनल्स। आईटी प्रोफेशनल सोचते हैं? ओके। यस। So sometimes we have to show them a real mirror as well. कैसे रियल मिरर मतलब? The performance I said, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन्हें थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं कि भाई आपका परफॉर्मेंस ऐसा है वैसा है, तो कर सकते हैं मोल्ड, ऐसा तो इशू ले नहीं ऑफ है। के प्रोसेस में मोस्टली आपके पास में लिस्ट आ जाती है एम्प्लॉयज की? एज आई सेड, मैं इस प्रोसेस में इतनी इन्वॉल्व कभी अच्छा। हुई नहीं हूँ, तो मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है। बट अच्छा। हाँ, इतना जरूर पता है जिसका ले ऑफ होने वाला होता है उसके ऊपर अ, चील की नजर रखी जाती है, बिल्कुल। कि मैनेजर्स भी देख रहा है, एचआर भी देख रहा है, और उस मैनेजर का मैनेजर भी उस कैंडिडेट कलीग जो है उसको देख रहा है कि उसका ले ऑफ होने वाला है। कभी कभी ले ऑफ होते होते बचे भी हैं लोग। हम्म। और अगर ले ऑफ, पहली बात तो ये मेल फंक्शनिंग कोई नहीं करता, कोई भी एचआर रिक्रूटर ये चीज डिस्क्लोज नहीं करता कि तेरा ले ऑफ होने वाला है, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। इट्स लाइक, कॉन्फिडेंशियल। हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, तो हम इस चीज को ब्रेक नहीं कर सकते। सो वो कैंडिडेट को अगर ले ऑफ करना है, तो हम्म। उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है ना, तो वो कैंडिडेट अपने आप में ही समझ जाता है कि यार आजकल मुझे बहुत घूरा जा रहा है इस कंपनी में, कुछ तो चक्कर है। आई हम्म। डोंट नो व्हाट हैपेंस, बट ऑटोमेटिकली उनका परफॉर्मेंस सही हो जाता अच्छा, है। मुझे भी परफॉर्मेंस नहीं सही हो पता। जाता है? ये चीजें ऐसी हैं, ये आपको किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं जाएगी। ये आपको जब आप रियल वर्ल्ड में काम करोगे तभी पता चलता है। किसी ने, मैनेजर ने कुछ थोड़ा बहुत पिंच कर दिया तो समझ जाओ भाई आए दिन पिंच कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। मतलब कभी नंबर कभी लग ले सकता ऑफ है? होते होते भी हाँ, बच जाते हैं बहुत से लोग। ये मैंने देखा है। हम्म। तो मतलब ले ऑफ का सही रीजन एआई या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज ऐसा कुछ नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, अगर देखा जाए तो? AI is just, I would say it is helping you. It is not the reason to uh, put you out of the company. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। एआई आया है, बट एआई कैन नॉट टेक ओवर ऑन द होल इंडस्ट्री, दैट आई हम्म। कैन से। और मेरा ना बहुत मतलब ये हमेशा से सवाल रहता है कि बीइंग एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, लेट्स से मेरा कि 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं मार्केट में भी जॉब ढूंढने निकला ही हूँ। तो एक आंकड़ा मैं बजट में ध्यान में रख के चलता हूँ कि यार इतना तो सैलरी अपने को मिल मिल ही जाना चाहिए। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि 6 साल एक्सपीरियंस के लिए आपको 2023 में कुछ बजट मिला, 24 में कुछ और मिला, 25 में कुछ और मिल रहा है, और ये बजट बहुत वैरी हो रहा है? मतलब 23 में 10 लाख मिला, 24 में एकदम से 20 लाख मिल गया उसी सेम एक्सपीरियंस के लिए, या फिर 2025 में वो कम हो गया, 15 लाख हो गया, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, इट हैपन्स, बट इट डजंट हैपन विद द फ्रेशर्स। बट हाँ, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होता है। फ्रेशर्स लोग का जो इनिशियल पैकेज अगर मैं बोलूँ, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है सबके लिए जो फ्रेशर्स लेवल पे एंट्री करते हैं कॉर्पोरेट में। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस की बात करोगे तो वो बहुत हर साल, बिकॉज ऑफ द वट एवर द टैक्सेस इज इंक्लूडिंग, जो भी फिनेंशियल चीजें हैं हमारी कंट्री के अंदर हो रही है, उसके बेसिस पे ही वो वेरिएशंस होते हैं। तो ये होता है, बट इट इट ओनली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस पीपल, नॉट फॉर द फ्रेशर। अच्छा। क्योंकि फ्रेशर कोई नेगोशिएशन भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा बेचारा, वो तो वैसे ही उसको जॉब चाहिए, तो वो तो इसलिए। मतलब बट बीइंग फ्रेशर मैंने जॉब ले लेनी चाहिए?
वॉट एवर बीइंग पैकेजिंग फ्रेशर में तो भी। मैं वही सजेस्ट करूंगी कि ले लो, पहले काम सीखो, बाद में मुंह फाड़ो। तो बढ़िया है। तो मुझे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है अभी, दैट इज, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑफर रोल आउट कर दी और वो बंदा ज्वाइन करने वाला था और आपने रिवोक कर ली? अह, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ एक्चुअली। इट नेवर हैपेंड। आपकी टीम में? नो, ऐसा नहीं करते हैं एचआर, बैड प्रैक्टिस। मैंने देखा है कि एचआरस ने ऑफर को रिवोक किया हुआ है। नो, ऐसा कभी नहीं होता मतलब है। आप आंसर नहीं करना चाहते अगर कि नहीं, नहीं अगर हुआ आपने सही? ऑफ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऑफर गया आपके पास से, एक बार ऑफर चला गया, वी कैन नॉट रिवोक इट, बिकॉज हमें वो राइट नहीं होता है। क्योंकि एक बार वो चला गया, चला गया, वी कैन नॉट डू दिस। इट्स जस्ट बियॉन्ड टू द गाइडलाइंस, वी कैन नॉट डू दिस ना। बट क्या ऐसा होता है कभी आपके नहीं, क्लोज ऐसा कभी सर्कल्स नहीं। में, पहचान में, जान पहचान में? क्योंकि मेरे पहचान में हुए ऐसे, रिवोक हुए ऑफर्स। मेरे केस में तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज वी डू हैव प्रिंसिपल्स, वी डू हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, सो वी वर्क ऑन इन चलो दैट बढ़िया, वे। मतलब आपकी कंपनी अच्छी ही रही होगी। यस। जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जाओ इनकी कंपनी में अप्लाई करो। या बट हाँ, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ जो शायद किसी को नहीं पता है। मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ सबको। जी। मेरे कैंडिडेचर के टाइम, ये काम मैंने खुद किया है, क्योंकि इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। आप कंपनी में इंटरव्यूज देते हैं, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए हम एचआर, अगर मान लीजिए मेरे किसी कलीग एचआर, जो कि एचआर ही है, उसने आपको कॉल किया है फॉर अ पर्टिकुलर रोल। तो अगर आपने बोला है कि एचआर ऑब्वियसली हर चीजें क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप करंटली वर्किंग है क्या, या आपके पास कोई ऑफर है क्या। ये क्वेश्चन एचआर हमेशा पूछता है कैंडिडेट से। अगर कैंडिडेट ने बोला कि आई डोंट हैव एनी ऑफर और आई डोंट हैव एनी इंटरव्यू इनटू द पाइपलाइन, ऐसा वैसा, अगर ऐसा किसी ने बोला है, तो हम उस कैंडिडेट को डिफरेंट नंबर से कॉल करते हैं, हम्म। अच्छा। ताकि पता लगा सके कि ये बंदा सही बोल रहा है या नहीं। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी मैंने देखे हैं जो एचआर को झूठ बोलते हैं और साइड बाय साइड इंटरव्यूज देते रहते हैं, और ऑलरेडी ऑफर लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो हमसे झूठ बोलते हैं कि आई डोंट हैव एनी ऑफर। तो बस ये गलत नहीं है, बट हमारा काम है पता लगाना कि सच बोल रहा है या नहीं। दैट्स व्हाट द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो आप लोग पता लगा लेते हो? बहुत बार, और इस चीज पे तो अच्छा। मुझे रिवॉर्ड्स भी बहुत मिले। तो क्या करे जिससे आप पता नहीं लगा सके? कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट मच इजी, बिकॉज एचआर इतने स्मार्ट इनफ होते हैं कि आप अगर एक एचआर से झूठ बोलोगे, तो वो दूसरी कंपनी का एचआर बन के आपको कॉल करेगा। और ये प्रैक्टिस सिर्फ रियल में जब आप काम करते हो तभी होती है। ये आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती। इसको बोलते हैं डेमो कॉल। तो डेमो अच्छा। कॉल, फेक कॉल हमें करना ही पड़ता है। ओके। अब जिक्र चला है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, तो मुझे बस ना सवाल पूछना है कि अ, मतलब आप, यू कैन चूज टू नॉट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कभी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई किया आपने? इट हैपन्स टू बिग कंपनीज, बट लाइक एमएनसीज। बट अगर कंपनी स्मॉल कंपनी है, बूटस्ट्रैप है, या स्टार्टअप है, तो ऐसी कंपनीज में नहीं होती है ये चीजें। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो वो चेक करती है, लाइक दे फिजिकली विजिट टू योर डोर स्टेप। या वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आपके नेबर्स से इंटरेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से डिटेल जरूर निकलवाएंगे। ओके। और ये होता है, और बट इट क्या? ऑल ओनली हैपेंस ऑन टू द बिग कंपनीज, नॉट टू द स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनीज नहीं वेरीफाई कर रही है इन शॉर्ट? नो, दे डोंट डू दिस। हम्म। और क्या कभी ऐसा हुआ है, देखो जैसे मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो गया था, और लिंक्डइन पे इस पे इसकी बहुत सारी चर्चा चल रही है, और शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में भी रहेगा ये चीज़, कि जब मुझे एचआर की फ़ोन आती है ना, तो एचआर पूछते हैं कि अविनाश, डू यू हैव एक्सपीरियंस इन टू ऑटोमेशन टेस्टिंग? और मैं बोलता हूँ कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है। फिर अगला ही सवाल उनका आता है कि क्या तुमको सेलेनियम भी आता है?
अब अगर वैसे देखा जाए तो सेलेनियम और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों एक ही चीज़ है, जो ऑटोमेशन कर रहा है उसको सेलेनियम आ ही रहा एक ही होगा। चीज है। तो सिलेनियम, यस। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है पता है, अगर मान लो मैंने बोल दिया, मतलब उनके जो जेडी लिखे हुए हैं सामने, ऐसा मेरे बीइंग अ कैंडिडेट मेरे दिमाग में है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। तो मान लो आपके सामने जो आंसर लिखा हुआ है उससे मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप मेरी प्रोफाइल आगे प्रोसेस ही नहीं करते। तो क्या भैया कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ टेक्निकल स्किल चीज़ें लिख के गए पेपर के ऊपर और वो क्या बोल रहा है बस देख रहे हो उसको? नहीं, ये हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज एट द अर्ली स्टेज ऑफ माय एचआर करियर मुझे नहीं पता होती थी आईटी स्किल्स क्या क्या होती है, जिस चीज के लिए मैं इंटरव्यू अरे मतलब करने वाली हूँ या लेने वाली हूँ किसी का इंटरव्यू। तो मुझे उस टाइम एट द इनिशियल स्टेज हमें नहीं पता होता है। बट हाँ, जैसे जैसे आप इंटरव्यूज लेने लगते हो ना, तो आपको वो चीजें अपने आप बाय हार्ट आपको याद हो जाती हैं कि हाँ, अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको सेलेनियम भी आता होगा। ऑब्वियसली अगर उसने बोला मैनुअल प्लस ऑटोमेशन तो ऑब्वियसली इसको जीरा भी आता होगा। तो ये सब चीजें करते करते आ जाती हैं। अगर किसी के एचआर को इसके बारे में नहीं पता तो या तो वो न्यू भी ही होगी या होगा, दैट यू कैन कंसिडर। तो फिर बाकी ऐसे एचआर ऐसे एचआर से और डील करने ऑल्सो के लिए क्या करना चाहिए? उस टाइम पे तो आप उसको बहुत पोलाइटली आंसर दो कि अगर उसे नहीं भी पता है तो भी आप उसको प्रोफेशनल वे में उसको आंसर दो कि यस आई नो। बट यू कैन नॉट अपोज टू हर कि अरे आप हायरिंग कर रहे हो आपको नहीं पता है, ऐसा वैसा। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अच्छा। क्योंकि ब्लैकलिस्ट हम भी कर सकते हैं ना उस कैंडिडेट को। ये चीजें होती हैं और हुई हैं लोगों के साथ, तो मुझे थोड़ा पता है इस बारे में। हम्म। निवेदिता, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कैंडिडेट को ऑन द कॉल बोल दिया इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पहले कॉल हम्म। में, ठीक है, और वो बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि बहुत ही लंबा इंट्रोडक्शन सुनना पड़ गया अभी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड से एचआर हमेशा वॉच पहनते हैं रिस्ट पे। हम्म। कोई भी एचआर को देखना, वो हमेशा वॉच पहनती है। वो वॉच ऐसे ही नहीं पहनती है, वो इंटरव्यू के टाइम पे उस चीज को चेक करती है कि ये कितने मिनट तक इंटरव्यू अपना अबाउट योर सेल्फ बोल रहा है। इफ हम्म। इट इज मोर देन 1.5 मिनट, यू विल बी गोना इन अ डेंजर जोन। सीरियसली, इतना ज्यादा बड़ा अबाउट योर सेल्फ बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ नॉर्मल थिंग विच इज रेलेवेंट विथ योर कैंडिडेट, विद द जॉब प्रोफाइल। The हम्म। HR is not interested to know about your personal life. No, whatever हम्म। she asks. And in about yourself, it's just about your whatever you have done in your previous work, about your education. That's it, not more than that. तो कौन सी अभी आपने एजुकेशन के बारे में बात की और जो भी मतलब एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बात की, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में कंटेंट होनी चाहिए बाय द कैंडिडेट? कौन सी चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट करते हो? uh, about yourself, first of all, the candidate should mention about their current location हम्म। and from which colleges he or she have done his degree. About the project, like I'm highlighting more on the project, location and the education. These three things are very much important, and हम्म। apart from this I don't think so many things important, but yes, see, और these three things फॉर are फॉर actually, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, जो एक्सपीरियंस वाले उनके लिए क्या? it will comes under the work experience project, whatever the projects he have done, so he will mention over there. But no need to tell about, as I said, like if in the resume if you are mentioning anything, so not more than two companies, you should not mention so much in detail. So likewise in yourself, if you are giving your interview, so in yourself section you have to mention into a very crisp and clear conversation. You need to keep it very crisp and small. ओके। That's it. If you have worked in uh, three, four companies, so you just take the name of the project and whatever you have done into a one line. That will be uh, affectable actually. अच्छा, मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड No. क्रिस्प होना चाहिए, जिसमें स्नैपशॉट पता चल जाए आपके पूरे करियर का। Yes. About project, whatever which framework you have worked, which tool you have used, that thing you can say in that way. अच्छा। And what was the purpose of that project which you have choose.
वो पर्पस भी होना जरूरी है कि क्या मोटो था आपका जो आपने यही प्रोजेक्ट चूज किया, ये थोड़ा ज्यादा सही रहता है बताने के लिए। अगर किसी ने बैंकिंग प्रोफाइल का कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो एचआर या मैनेजरियल राउंड में भी पूछा जाता है उससे कि व्हाट वाज द मोटो बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट विच यू हैव चूजन। सो ऐसा कभी कभी पूछा पूछा जाता है। अच्छा। तो वो जो प्रोजेक्ट है, क्या वो आपके एजुकेशनल डिग्री से मैच कर रहा है या नहीं, वो भी चेक किया जाता है कभी कभी। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, जैसे बीसीए है, और आजकल बीकॉम के स्टूडेंट्स भी ऐसे, सॉरी, बीसीए स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो नहीं, ज्यादा इतने ज्यादा भी टेक्निकली वो नहीं, क्योंकि अगर छोटी सिटीज से हैं तो वो इतने ज्यादा टेक्निकली गुड नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उतना रियल एक्सपोजर नहीं मिला होता है ड्यू टू द स्मॉल सिटीज। तो उनसे पूछा जाता है ऐसी चीजें कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपका क्या मोटो था ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो वो हम रेलेवेंट करके देखते हैं कि हाँ, इसके पास बीसीए की डिग्री है या बीटेक की डिग्री है, तो इसने प्रोजेक्ट किस टाइप का उठाया है, इसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, वो चेक किया जाता है। अच्छा, मतलब आप पूरा रिज्यूम में प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो, पहली बहुत चीज जहां तक मुझे बहुत पता ज्यादा चला। फोकस किया जाता है। यस। और वो कितना रिलेवेंट है उसके ऊपर जज कर रहे हैं, राइट? और चलो। आपका करियर पाथ कैसा है, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आप आईटी में स्विच करना चाहते हो तो व्हाट इज द मोटो, आप क्यों स्विच करना चाहते हो। आजकल नॉन टेक बहुत वाले सी चीजें रिज्यूम्स, हैं। नॉन टेक वाले जो रिज्यूम्स आते हैं आपके पास में, मान लो कोई बंदा है जो बीटेक बीसीए या बीई बैकग्राउंड से नहीं है, बीकॉम या फिर बीए बैकग्राउंड से, तो उसकी रिज्यूम आप शॉर्टलिस्ट करते हो? शॉर्टलिस्ट समटाइम्स, नो, बिकॉज क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो होता है उसके बेसिस पे ही चलना होता है। इट हम्म। हैपेंस टू मी एज वेल, दैट कैंडिडेट वाज फ्रॉम बीकॉम, बट वो टेक्निकली बहुत अच्छा था। सो हम्म। मैंने उसे अपनी पाइपलाइन में रखा हुआ था। अगर मेरे पास कोई न्यू रोल आता है या न्यू वैकेंसी आती है तो मैं उसे वहां पुश कर देती थी, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स को हम बहुत अच्छे से अपने डेटाबेस में मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, मतलब ट्रैक है आपके पास में कि वो अच्छा था बट नॉन टेक से था। हमारे पास पूरा 1 ईयर तक का ट्रैक होता ही होता है। आफ्टर द मार्च वी हैव टू लाइक मेक अ न्यू डेटाबेस, बिकॉज मार्च एंडिंग के बाद से न्यू डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। कभी आपने कैंडिडेट को ब्लैकलिस्ट किया है? हाँ। रीजन क्या थी? मेल फंक्शनिंग। किस तरह की? It only on the basis of the non-ethical conversation. On the basis of that, I have blacklisted that candidate फ्रॉम द on my इंटायर कंपनी? ATS from the entire company. Yes. और कैसे? एंड नॉट, ब्लैकलिस्ट करने की प्रोसेस भी इतनी इजी नहीं होती है। प्रॉपर हम्म। एचआर से बैठ के मीटिंग होती है कि अगर इस कैंडिडेट को आपने ब्लैकलिस्ट किया है, सो व्हाट इज द रीजन, एंड वी आल्सो हैव टू प्रेजेंट द प्रूफ्स अगेंस्ट हिम और हर। ओहो। सो ये इतनी इजी प्रोसेस नहीं होती है। ब्लैकलिस्ट इज, इट्स एक्चुअली वेरी बिग थिंग। इट्स अच्छा। जस्ट लाइक कि आप किसी बंदे से उसका अस्तित्व छीन रहे हो, तो ऐसा हो जाता है। बताओ क्या प्रूफ है, तो वो पूरे हर चीजें बतानी पड़ती है, रिकॉर्डिंग्स, इसीलिए ये जो रिकॉर्डिंग्स हम करते हैं वो वहां काम आती है कि एज अ क्यों प्रूफ। ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं एज अ प्रूफ। बढ़िया बढ़िया। तो इट वाज अ नाइस डिस्कशन निवेदिता, मेरी तरफ या से तो एंड हो चुका है क्वेश्चंस। आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ होगी जो शायद आप बोलना चाह रहे थे लेकिन मैंने नहीं पूछा। मैं एक फ्री एडवाइस सबको देना चाहती हूँ हाँ। कि नौकरी पे हमेशा अपडेटेड रहें, और नॉट ओनली फोकस ऑन द नौकरी, जस्ट फोकस ऑन द लिंक्डइन एंड नौकरी बोथ। एंड एवरी डे, भले ही आप उसके रेज्यूमे में एक डॉट भी अगर अपडेट कर रहे हो, एवरी डे एक डॉट को डिलीट करो, वापस डॉट डालो और अपलोड करो। इससे क्या होगा ना, आप जब भी एचआर आपकी प्रोफाइल सर्च करेगा ना, तो आपका रैंकिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, आप विजिबिलिटी आपकी जो है प्रोफाइल की वो बढ़ जाएगी। सो मैं यही बोलना चाहूंगी सबको कि एवरीडे अपनी प्रोफाइल को अपडेट जरूर करें। नॉट एवरीडे, आई नो इट्स वेरी busy era, so we are not able to do it every day, so you can do it once in a 2 3 days, but do it actually, so it will help you a lot. It is really a good advice, Nivedita. And thank you so much for joining this podcast. And I really respect the job that you are doing as an HR. And I really understand the pain behind your job role. And I hope that most of the people are now aware with the headache or the pain points, I Yes. would say, Yes. for your job role. है ना? Yes. तो
thank you so much Thank for you. Thank you. letting us know so many stuff which are really helpful to us. Thank you so much, Avinash. Thanks for calling me on your podcast. Thank you so much. Thank you, Nivedita. Have a good day. You too. Bye bye.